Good evening to all of you. After a long period of time, 6th of जुलाई को मैंने अनाउंसमेंट किया था क्लासेस को लेके, और आज 19th जुलाई है। और मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप मैंने इट वाज ए एक्सेप्शनली हाई क्लास रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, एंड मेक श्योर आपको ये श्योर कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, हमें नवंबर में किसी भी हालत में कितनी भी मेहनत करनी पड़े, एक ग्रुप तो हमको, पहला ग्रुप तो क्लियर आउट करना ही है। क्योंकि ग्रुप 1 क्लियर होने का मतलब है आपका आने वाले समय में ग्रुप 2 तो सर्टेन है कि 2 पेपर देना है। पहले दिमाग में अपने ये सेट कर। नंबर 2 जो बात होगी, आज है आपका वेडनेसडे, हम संडे को एक जूम कॉल में आएंगे। जूम कॉल में मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा पूरे ग्रुप 1 का, और कुछ लोगों का ग्रुप 2 होगा तो उनका। बस 3 वर्ड को याद रखना है आपको। अगर आपको ग्रुप 1 क्लियर करना है तो पहला आपको डेडिकेशन, दूसरा आपकी रिचुअलिटी, तीसरा आपको ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है और आपको मुझ पे भी ट्रस्ट करना है। इट्स ओनली वन सब्जेक्ट, पर जानते हो एक सब्जेक्ट में अगर आपने डेडिकेशन और रिचुअल को फॉलो किया ना, जैसा लास्ट बैच का रिजल्ट था, नियरली 170-75 लोग वो रामबान में जो 200-225 के करीब ऑलवेज 250 ऑलवेज लाइव रहते थे, उसमें से कम जिन्होंने रिचुअल्स और डेडिकेशन से किया, आज उनके रिजल्ट को जाके देखो, भरमार पड़ी है, सब पास है और विद अ गुड नंबर। तो आप ये मत समझना एक टैक्सेशन है इससे क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रहा इससे कुछ होगा, हो सकता है इसमें 40 ही आए, हो सकता है इसमें 45 आए, पर अगर आप एक सब्जेक्ट के ऊपर अपना कमांड रखते हो ना, तो बाकी 3 सब्जेक्ट की रूटीन अपने आप बनती है। आपका डेडिकेशन, आपका मोराल, सब कुछ बढ़ता है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको मिट्टी में डालो। अब आपको ये सोचना है कि आज 19 है, उधर 90 दिन और इधर 10 दिन, आपके पास 100 दिन है। 100 इंटू 8 घंटा करके हमको पढ़ाई करनी, 800 घंटे हैं। एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 200 घंटे अगर ग्रुप 1 में दे रहा हूं तो बवाल मच जाएगा। संडे को जूम कॉल करेंगे, उसमें सारा एक शेड्यूल बना के दूंगा। जस्ट ट्रस्ट करके उस शेड्यूल को फॉलो करना। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि टैक्स मैं पढ़ा रहा हूं तो यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन टैक्स, बिकॉज आई नो if you score good marks in taxation 80 but other subject is not going to be there, it is going to no use at all. So please score 60 in every subject, even you score 40 in this subject, no matter at all. मैं अपने दिल से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ। रामबान है क्या? रामबान एक इमोशन है और जीएसटी एक कहानी है। ठीक, जहां तक जीएसटी की बात है, अब आपको मैं रात को वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और कल से आप लग जाइएगा। मैं शेड्यूल दे दूंगा कौन से दिन हम जीएसटी का रिवीजन करेंगे। वीकली 2 क्लास, 1 क्लास तो जीएसटी के रिवीजन की होगी, और जो शेड्यूल बोलूंगा कि आपको इतने लेक्चर खत्म कर लेने हैं, मतलब कर लेने हैं, मैं ट्राई करूंगा सितंबर तक आपका फुल रिवीजन हो जाए, उसके पहले हो जाए 15 सितंबर, 15 से लेके आपका 5 अक्टूबर तक सेकंड रिवीजन, और 5 अक्टूबर से लेके आपके एग्जाम के पहले थर्ड रिवीजन विद फुल प्रैक्टिकल। ये शेड्यूल हमेशा फॉलो किया है, ये करना कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस विल बी एट 8 o'clock, 8 to 9:30, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी हो जाता है, जैसे आज मेरा एक सेशन है 7 o'clock पे सीएमए फाइनल का, तो उस सेशन के लिए मुझे आज ये करना पड़ा। एक तो सेशन के लिए हो सकता है कभी जरूरी हो तो हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं। क्लासेस आपको, जो क्लासेस आज जो क्लास होगी वो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, पहला 2-3 लेक्चर, और ये क्लास आपको कल गूगल ड्राइव पे अपने आप चली जाएगी। दिन के 1 बजे के बाद आपकी गूगल ड्राइव में जाएगी। क्लासेस का शेड्यूल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे या संडे, कोई भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे इज बेटर रेदर देन संडे। ठीक है, उस दौरान जो बीच में गैप हो उसमें हम जीएसटी का प्रैक्टिकल अनाउंस कर दूंगा। ये क्लास लेक्चर खत्म करो, हम जीएसटी का प्रैक्टिकल करेंगे। ज्यादा बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, ज्यादा बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। आज पहला क्लास है, थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, मैं क्लास में ज्यादा बातचीत करता नहीं। तो हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जिनका नहीं हुआ इस सेशन में उनके लिए, गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है।
बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को अपनों का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जो हाथ आपके साथ, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, कई लोगों को देखना गुस्सा आता है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो गुस्सा आया होगा, वो लोग सच्चे होते हैं, रियली सच्चे होते हैं। मैं दिल से कह रहा हूं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। और जो तुम्हें ठाटस पड़ा है ना, अरे कोई बात नहीं ये वो है ना, तो ना वो किसी कोने में मुस्कुरा रहे होंगे खड़े होके, देखो बावले को। हमें उनको जवाब देना है। सीख रहा हूं मैं और आप, हम लोग एक ही हैं आज से। मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, मनुष्यों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या सुना है? चेहरों पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। ये बात आप अपने से ध्यान रखना, ठीक है, भूलना मत। चलिए चेतन, कभी भी ये सब मत सोचना, ठीक है। आइए, तो दिस इज रामबाण सेशन नंबर 1। थोड़ा सा बातचीत हो गई आज के लिए, माफ कर दीजिएगा। कल से बातचीत नहीं होगी, कल से केवल पढ़ाई होगी। आइए, 5 मिनट मैंने आपका ले लिया है। वॉल्यूम इंक्रीज है बेटा, फुल वॉल्यूम में है अभी। सारी चीजें मैंने बोल दी है समर। अभी अभी वॉल्यूम ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ओके, चलिए। एकदम प्यारा सा नोटबुक बना, दो चार गंदे वाले कलर के पेन खरीद लो। रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ये 4 कलर तो आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद इतनी, क्योंकि जितना अच्छा आप नोट्स को मेंटेन करोगे उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा। होता है ना, जिससे जो बड़ा खूबसूरत दिखता है, अच्छे से रहता है, तो हमें प्यार आता है, कह रही कितना अच्छा। ठीक उसी तरीके से डेली इसे प्यार करोगे, अच्छे से इसको मेंटेन करोगे। हर सब्जेक्ट को, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, लॉ हो, टैक्स हो, हर दिन सुबह उठ के जब भी उसे पढ़ने बैठोगे उसको बोलोगे आई लव यू। सब्जेक्ट को खोलने के साथ स्टार्ट करोगे आई लव यू। आई लव यू लॉ, आई लव यू टैक्स, आई लव यू अकाउंट। दिल से बोल रहा हूं तुम्हें, जिस दिन तुम एवरीडे ये करना सीख गए ना, एग्जाम हॉल में वो सब्जेक्ट भी तुमको एक दिन कहेगा आई लव यू टू। और जिस दिन उसने आई लव यू टू कह दिया ना, सीए इंस्टीट्यूट की भी औकात नहीं होगी कि तुम्हें रोक सके। ये याद रखना। आइए, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। आपको ये सबको पता है कि ये लाइव सेशन होंगे। एनरोलमेंट लेने के पहले मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा तैसा करूंगा। पर मैं इनरोलमेंट जब पैसा आप दे देते हो ना, उसके बाद मैं एकदम कुछ नहीं करता। जानते हो क्यों? मैंने आपको कहा कि ये 60 घंटे में हो जाएगा, मैंने ये आपको ये कहा। पर भरोसा रखो, ये 60 घंटे तो मैंने तुमको बहकाने के लिए कहे हैं। मैं आपको सितंबर के एंड होते होते 100 आवर्स का टैक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब ये सेशन जो होंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होंगे, नए नए प्रैक्टिकल्स होंगे। तो मैंने झूठ कहा पहला, ठीक। दूसरा, जब जीएसटी की बात आएगी आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिए जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन अगर आप ध्यान से देखो तो वो 28 है, उसमें भी 6 लेक्चर ऐड हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन हर वीकली मैं अपने हिसाब से आपको दूंगा, एकदम लेटेस्ट, एकदम सुपर हिट वाला दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सेशन है, तो जीएसटी रिवीजन प्लस प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलेगा, ठीक। अब किसी ने पूछा मॉड्यूल वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, मैं रात को शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर द पीडीएफ, डोंट वरी। अभी रामबाण का जो डीटी का वॉल्यूम है,
इसको आफ्टर 4 लेक्चर में शेयर करूंगा, आफ्टर 3 लेक्चर के बाद मैं शेयर कर दूंगा 3 लेक्चर। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खाली पढ़ाई करो ना, आप पढ़ते कम हो, किताबें ज्यादा जुगाड़ करते हो, ठीक है ना। तो ये झूठ मैंने जो बोला है एनरोलमेंट के समय कि मैं 60 घंटे में खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब झूठ बात है। 60 घंटे में तो खत्म तो हो ही जाएगा, पर 30-35 घंटे प्रैक्टिकल भी तो करना है ना आपको, वो कौन करेगा। वही करके तो इतना भी गारंटी देता हूँ, जो कराऊंगा एग्जाम के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। आइए चलिए, जय भगवान। टैक्स स्टार्ट कैसे होता है, कईयों ने टैक्स पढ़ा, सबने टैक्स पढ़ा, पर मेरा टैक्स थोड़ा अलग है। मैं तो एक लाइन से स्टार्ट करता हूँ और पूरी उसी एक लाइन से पूरे टैक्स के स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है। कलरफुल पेन से लिखो, याद रखना। ट्रस्ट दादा, ट्रस्ट दादा, किताब के कवर को मत फॉलो करना, दादा क्या पढ़ा रहे हैं, अरे यार ये क्या। जस्ट 3 लेक्चर के बाद आपको एहसास हो जाएगा ये कुछ कहानी अलग हो रही है, ये टैक्सेशन नहीं है, इतना भरोसा दे सकता हूं। देखो, एवरी पर्सन आर liable to pay tax. Every person is liable to pay tax on their income as per residential status. यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मुझसे जुड़े हुए होंगे, तो उनको ये लगेगा कि इस लाइन में क्या टैक्स है। अरे मेरे भाई, इसी लाइन में पूरा टैक्स, आज जो लिख रहा हूँ लास्ट तक यही पढ़ाऊंगा, और मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो एक वर्ड आ गया पर्सन, दूसरा वर्ड आ गया टैक्स, तीसरा वर्ड आ गया इनकम, चौथा वर्ड आ गया रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, ओके, हाँ ठीक, यस सर ठीक, ओके, बात करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में कैसे कई लोगों को लगता है कि सेक्शन याद नहीं होते हैं, रटने पर याद नहीं करना है। जब तक सिलेबस खत्म होगा सारे सेक्शन, चाहे जीएसटी के और डीटी के, सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। कोई भी सब्जेक्ट का हो नहीं हो, टैक्स का जरूर होगा, ये मेरी गारंटी। 1 2 3, तुम लोग क्या करते हो, सेक्शन 1 2 ना, बेटे गिनती है ये तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं 10 के बारे में बात करूंगा, बस 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 बस। सेक्शन 1 क्या कहता है, नेम, नाम क्या है तुम्हारा, नेम, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, बाद में बात करेंगे। नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो लॉ हो, सबका पहला सेक्शन ये कहता है नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 जो फालतू बातें जितनी है ना, वो डेफिनेशन, इसे डेफिनेशन में लिखी गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेक्शन 3 इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, प्रीवियस ईयर। आई विल टेल यू विद इन 5 मिनट्स व्हाट इज प्रीवियस ईयर, मेरा अलग तरीका है बनाने का। सेक्शन 4 जो है चार्जेबिलिटी, कौन सी इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर चार्जेबिलिटी की बात की गई। सेक्शन 5 क्या है, इंसिडेंस, कहते हैं ना कि एवरी पर्सन आर लायबल टू पे द टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस, वही है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 5 की बात कर रहा है वो। सेक्शन 6 में क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके। सेक्शन 7 में क्या है, डीम टू रिसीव। नहाए नहीं है आज मेरा भाई निशांत, नहाया नहीं है, फिर भी सुबह से तैयार हो रहा, रामबान है रामबान है, फॉग लगा के नाच रहा है, डीम टू भी नहाया, डीम टू रिसीव। इसका मतलब पैसे मिले नहीं हैं पर मान रहे हैं कि पैसे मिल गए हैं, डीम टू रिसीव्ड। 8 में क्या है, डिविडेंड। जब मैं आपको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 पढ़ाऊंगा, 1 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 पढ़ाऊंगा, तो डिविडेंड के बारे में पूरा वहां पे डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन 9 क्या है, सबसे पावरफुल सेक्शन में इसको कहता हूं, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा सेशन लूंगा। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसको आधे लोग ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं अराइज इन इंडिया,
तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन हर टर्म में आता है, लोग रट लेते हैं, इसका रटना नहीं है। Section deemed to accrualize India includes section 9, subsection 1, clause 1, clause 2, clause 3, clause 4, clause 5, clause 6, clause 7, clause 8। हर क्लॉज इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, वो सीखोगे तभी सारे प्रैक्टिकल पढ़ने के साथ लाइन के साथ होंगे। सेक्शन 10 में सारा का सारा एग्जेम्प्टेड इनकम है, इसको अलग से बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इस चैप्टर वाइज मैं करा ही दूंगा, सारे चैप्टर के साथ इसको कोरिलेट कर दूंगा। ठीक, अच्छा मैं एक चीज और कर देता हूँ, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, ये जो 3 सेक्शन है ना दोस्त, ये जो 3 सेक्शन और एक है सेक्शन 14, मैं इनके बारे में लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। सेक्शन 11, 12 और 13 चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है, तो आपके काम का नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, इग्नोर मार देने का, ठीक है ना, तो ये इग्नोर है। ओके, और सेक्शन 14 कहता है कि आपने एक्सपेंडिचर किया, बोला हाँ किया, कई लोग इसको भी रटते हैं, एक्सपेंडिचर किया, हाँ सर किया, किया मतलब इनकर्ड, टू जनरेट, टू जनरेट, आपने इनकम की, एक्सपेंडिचर किया टू जनरेट एग्जेम्प्टेड इनकम, कौन सी इनकम, वो इनकम जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, टू जनरेट एग्जेम्प्टेड इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, not allowed as deduction। ओके, अब बताओ सेक्शन 14 तक हो गया, यानी कि वो खर्चे जो एग्जेम्प्टेड इनकम को जनरेट करने के लिए किए जाएं, वो खर्चे आपको बेनिफिट, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो लॉजिक की बात है, कैसे मिल जाएगा यार, आप खुद सोच के देखो कि आपने एक एक्सपेंडिचर किया, कौन सी इनकम के लिए, एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए, वो क्या होगा, नॉट अलाउड हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात चल रही है, बोलो ठीक है ना। ओके सर, ये देखो अब आप सोचो, आप ये सोचो आपको सेक्शन याद हुए कि नहीं हुए। सेक्शन 1 नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 में क्या आया, सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 में चार्जेबिलिटी, सेक्शन 5 में इंसिडेंट, सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 7 में डीम टू रिसीव, सेक्शन 8 में डिविडेंड, सेक्शन 9 में डीम टू अक्रूअलाइज इंडिया, सेक्शन 10 में एग्जम्पशन, 11 12 13 काम का नहीं है, 14 आपको पता है, हो गई बात खत्म। इसको लेके भी दंगा करोगे तो कैसे होगा, सबसे इजी चीज है। बोला अच्छा ये हो गया, हाँ सर इतनी, इससे क्या है, अरे अभी बताता हूँ, देखो फिर देखो ना मैं क्या लिखता हूँ, खाली देखो, सेक्शन 15 to 17, फिर सेक्शन 22 to 27, फिर सेक्शन 28 to 44, फिर सेक्शन 45 to 55, फिर सेक्शन 56 to 59। ये क्या है, कुछ नहीं, आपको पता ही है, ये आपकी जो इनकम चार्जेबिलिटी है ना, सेक्शन 4 में चार्जेबिलिटी का मतलब कौन कौन सी इनकम, तो इनकम टैक्स में आपको पता है 5 हेड्स, एक बार लिखाने के लिए बाद में समझाऊंगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी, खत्म हो गया सैलरी चैप्टर। फिर यहाँ पे क्या है, दूसरा हेड आ जाता है चार्जेबिलिटी का, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। फिर 28 to 44, अरे बाबा बहुत बड़ा, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, अच्छा 45 to 55 में कौन आ गया, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। 56 to 59 में क्या आया, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, अदर सोर्स। अब ये क्या है सर, ऐसा है ना, अदर सोर्स ये है क्या सर, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे हमारी संस्कृति है, गोयल है, नेहा है, मैंने उनको 1 लाख रुपया दिया, तो विपिन ने कहा नेहा तुमको विक्रम सर ने 1 लाख रुपये दिए, ठीक है ना, बोला हाँ मुझे दिए, ये कौन सी इनकम है, नेहा ने कहा अदर सोर्स, नहीं नेहा ऐसे नहीं करते हैं, प्यार से पूछते हैं, सर से पूछो, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। मैंने कहा नेहा तू मेरी एम्प्लॉय है, ओ
मेरी सैलरी इनकम। नेहा तो मेरी लैंडलॉर्ड है, एचपी इनकम। नेहा जो परचेज सेल किए थे ट्रेडिंग लाइबिलिटी है। अच्छा बिजनेस। नेहा वो तुमने जो मुझे गोल्ड बेचा था, मकान बेचा था, उसके पैसे। हाँ अच्छा, उसके कैपिटल गेन। अदर। नेहा याद नहीं है दिवाली की रात को ढक 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 खूब मिलेगी जोड़ी, बैंड बैंड मिल बैठेंगे दो यार, हम तुम वो ताश। तो वो अदर सोर्स विनिंग। तो ये पांच अपने अपने कैरेक्टर की बात करते हैं ना, कि कौन सी इनकम को कहां लेके जाना है, ये समझ लो, हो गई बात खत्म। एवरीथिंग इज नॉट ए सोर्स। द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सैलरी, लैंडलॉर्ड टेनेंट एचपी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी परचेज सेल, ट्रेडिंग लाइबिलिटी बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऐसे कैपिटल गेन, और एनी अदर। अब उसमें एनी अदर में बहुत चीज आ सकती है, डिविडेंड भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है, विनिंग भी आ सकती है, गिफ्ट भी आ सकता है, सारी चीजें ये है। अच्छा तो सर ऐसा, मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मैं इसमें ना ऐसे कर लेता हूँ, मेरा मन हुआ कि यहीं पे कुछ बवाल मचाया जाए। अच्छा ये देखो सारे सेक्शन आ गए, ये आ गए। सर खत्म हो गया? नहीं बेटा नहीं, अभी तो कुछ करना है। देखो अब सेक्शन 60 टू 65 में जाएंगे, अब फिर हम जाएंगे सेक्शन 70 टू 80 में। ये क्या है सर? इसे हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का मतलब जब दूसरों की इनकम हमारी इनकम में ऐड हो जाए, उसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। ओके। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जब आपको भूख लगी हो तो सबसे पहले अपने घर में खाना खाओ। भूख मिट नहीं मिटे, पड़ोसी के चले जाओ। पड़ोसी भी भूख ना मिटे तो पेट में चद्दर बांध के सो जाओ, अगले दिन सुबह उठ के अपने घर में मैगी बना के खाना खाओ। उसी चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यानी कि एचपी में अगर लॉस हुआ तो पहले अपने घर में एचपी से वो सेट ऑफ करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वो बीपी से चला जाएगा, सैलरी से चला जाएगा, फिर भी नहीं हुआ तो पेट में चद्दर बांधेगा और अगले दिन यानी कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देगा। इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। चलो ये सब कर लिए तो क्या होगा? अरे मेरे भाई ये अगर आपने कर लिया, देखो सारे सेक्शन खत्म हो गए 70 टू 80। तो इसमें क्या होता है, इसको नाम देने का है अपने को, आज से नाम दे देंगे बेटा, इसको नाम दे दो ग्रॉस। ये क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा सर ये ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ। इस ग्रॉस टोटल इनकम से अपने को अब लेस कर देना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ आ गया 80C टू 80U, ठीक है ना। देखो मैं चैप्टर के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी बना दिया, सेक्शन भी लिख दिया, आपके दिमाग में सेट भी हो गया। ये आपका आ गया। इसके बाद आपका आ गया क्या, इसको हमने नाम देने का है नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमको टैक्स देना है। एवरी पर्सन आर लायबल टू पे द टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस। ये हो गया स्ट्रक्चर। सारे सेक्शन चले गए। कौन कम बात कहता है सेक्शन याद नहीं होता? फिर से बोल रहा हूँ। सेक्शन 1 नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 प्रीवियस है, सेक्शन 4 चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब कौन कौन से हेड? ये 5 हेड। चार्जेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि चार्जेबिलिटी का मतलब इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, वो 5 हेड में होगी। ये देखो चार्जेबिलिटी का भी सेक्शन आ गया, ये 5 हेड। सेक्शन 5 में इंसिडेंस है, सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल है, सेक्शन 7 में डीम्ड है, सेक्शन 8 में डिविडेंड है, सेक्शन 9 में डीम्ड टू अक्रू है, सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है, 11 12 13 में चैरिटेबल ट्रस्ट है, 14 बोलता कोई भी एक्सपेंडिचर करो एग्जम्प्टेड इनकम के लिए माइनस नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। सेक्शन 15 टू 17 में सैलरी है, 22 टू 27 में एचपी है, 28 टू 44 में बीपी है, 45 टू 55 में कैपिटल गेन है, 56 टू 59 में अदर सोर्स है, 60 टू 65 में क्लबिंग है, 70 टू 80 में सेट ऑफ है, टोटल किया, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन किया, 86 टू 80 नेट इनकम निकल गई। इसी नेट इनकम के ऊपर अपने को क्या देना है? एवरी पर्सन आर लायबल टू पे द टैक्स ऑन देयर इनकम। ये कौन सी इनकम? नेट इनकम। नेट इनकम मतलब ये रही नेट इनकम, इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा ओके, बोलो कैसा लगा? बोलो रे पुराना बच्चा लोग, बोलो विपिन, बोलो बोलो उदित, मन करा, बोलो बोलो। वैभव, प्रकाश, अनीश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एकदम सिंपली, एकदम सैफुल्ला, एकदम सिंपल पकड़ना। टैक्स को जितना सिंपल पकड़ोगे, जितना अपने घर की तरह पकड़ोगे, उतना आपको मजा आएगा।
सब्जेक्ट की तरह पकड़ोगे ना, इसलिए मैंने इसका नाम रखा रामबाण। मतलब टैक्स इज इमोशन, इमोशन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, लव यू बोलो, टैक्स के बाप बन जाओगे। बार बार कहता हूँ एवरीथिंग इज नॉट ऑन योर मार्क्स। मैं नंबर को कभी महत्व तो नहीं देता हूँ, हाँ 40 इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। जहां खड़े हो जाओ, जिस जगह खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ बोलो कि 4 लोग तुमको देखे, उतना टैक्स तो तुम्हें आना चाहिए। और उसकी गारंटी मेरी है कि 1 महीने के उससे ज्यादा टैक्स आएगा, 4 लोग नहीं 40 लोग तुम्हें देखे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ कहानी होगी। बोलो क्या है कहानी? ये बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये कौन है? ये देखो, ये है, ऐसे एक लाइन स्टार्ट हुई। अब देखो मैं कहां से कहां जाऊंगा, खाली देखना। तुम लोगों ने दादा पे बहुत भरोसा किया हुआ है ना। जितना तुमको, जितना आपने, जितना सोच के रामबान को ज्वाइन किया है ना दोस्त, दिल से बात कर रहा हूं, जितना तुमने सोचा है ना, उससे 1000% ज्यादा देके भेजूंगा। बस तुमको लगे ये क्या हो रहा है, तुमने कहीं पे लाखों रुपए देके बैच बनाए होंगे ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा तुम्हें देके भेजूंगा कि तुम कोई भी पेपर आए तुम अटेम्प्ट कर सको। और एक गड़बड़ हमेशा होती थी, इस बार मैं टेस्ट भी लूंगा, तो इससे क्या होता है, बच्चे की आदत होती है लिखने की। ये देखो, ये क्या है सर? ये तो प्लस का साइन है। नहीं रे पगला, प्लस का साइन नहीं है एकदम। 1/4/2022, 31/3/2023। और याद रखना, ये एक वेब सीरीज है, खत्म होने के बाद अगले अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे यार कितना देर हो गया, पढ़ाई खत्म ना, अचानक खत्म होगा और अगले एपिसोड का इंतजार होगा। 1/4/2023 टू 31 मार्च 2024। अच्छा, ये क्या हुआ? ये कौन है? ये हमारा मजनू भाई है। ये कौन? हमारा मजनू भाई। मजनू भाई मतलब हमारे भावेश दादा कितनी हेल्प कर रहे हैं तुम लोगों की, देखो मजनू भाई है। मजनू भाई बोले ये क्या हो रहा है? ठीक है, मजनू भाई ने मुझे बुलाया, बोला सर मेरा काम तो हो गया, अब मुझे अपनी इनकम के बारे में बताइए। मैंने कौन सा? बोला अकाउंट्स के हिसाब से क्या है। मैंने तुझसे पूछा मजनू भाई से, भाई तुम्हारा फिनांस एक्ट क्या है, सॉरी फिनांस एक्ट बोलता हूँ, सॉरी मुझसे निकल गया, आपका फिनेंशियल ईयर कौन सा है? तो मजनू भाई ने मुझे कहा सर मेरा फिनेंशियल ईयर जो है वो 2022 और 23 है। बोले ये रहा सर, 1/4/2022 से लेके 31/3/2024। तो इस साल के एंड तक आप कमाओ, जी खोल के 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 कमाओ, जितना कमाना है उतना कमाओ। पर बेटा टैक्स भी देते जाओ। कब दोगे सर? 31 तारीख तक तो कुछ पता ही नहीं चलता हम कितना कमाए हैं। कोई बात नहीं, 31 तारीख के बाद चार्टेड अकाउंटेंट को फोन कर, हेलो कब आ रहे हैं सर? आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। घूमते घूमते चार्टेड अकाउंटेंट एक दिन पहुंच गया तुम्हारे ऑफिस, चलो ऑडिट करते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये इस जगह बैठा हुआ चार्टेड अकाउंट, अचानक बगल से कौन गिरी? साक्षी गई। हेलो सर, हाउ आर यू? मैंने कहा मी फाइन साक्षी, हाउ आर यू? बोला व्हाट यू आर डूइंग सर? इंग्लिश में क्यों बोल रही है, सीधा बोलो ना दादा क्या कर रहे हो। ओके सर। दादा क्या कर रहे हो? मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ भावेश की। अच्छा दादा, अभी इनकम क्यों कैलकुलेट कर? तो जून चल रहा है, जून 23 चल रहा है, अभी तो पूरा साल बाकी है। अरे बावली, पिछले साल का कैलकुलेट करो, पिछला साल, प्रीवियस ईयर, पिछला साल प्रीवियस ईयर, पिछला साल प्रीवियस ईयर। पर किस साल कर रहा हूं? इस साल कर रहा हूं, इस साल इनकम को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर AY 2023-24। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ कि ईयर इन विच इनकम जनरेट, जिस साल में इनकम को जनरेट करता हूं वो साल प्रीवियस ईयर हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू पे द टैक्स ईयर, तो यू हैव टू पे द टैक्स in this year. So that is called assessment year, the year in which income assess, the year in which income assess। कई लोग बोलेंगे
सर ये तो हम लोग को पता ही था, इसमें कौन सा बात है, ये तो हमको सबने बताया था। हाँ बताया था। अच्छा, अब क्वेश्चन आया आपके मन में, तो क्या सर ये 23, 22, 23 की जो इनकम जनरेट हुई, क्या अगले साल पूरा साल मिलेगा? रुक जाओ, डिपार्टमेंट ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, मतलब एक तो 31 जुलाई की डेट आएगी और एक 31 अक्टूबर की डेट आएगी। आपको क्या करना है? एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। क्या करना है? रिटर्न ऑफ इनकम, ROI, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ड्यू डेट, दो ड्यू डेट दी गई, जुलाई एंड अक्टूबर। तो सर दो डेट क्यों दी गई? ये जो डेट है ये बेसिकली कंपनी के लिए है, ओके। और एनी एसएससी, कंपनी को छोड़ के कोई भी एसएससी हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, एनी एसएससी जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, अगर जिसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होगा उसके लिए हो गया अक्टूबर। एक नवंबर की भी डेट है पर वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाली कंपनी के लिए। और 31 जुलाई किसके लिए हो गया? अदर्स। अच्छा, इसलिए आपके पास मैसेज भी आता होगा 31 जुलाई आ गया, डिले मत करिएगा, डिले मत करिए, रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो आप बोले नहीं नहीं मेरा तो टैक्स ऑडिट हो रहा है, मैं तो कंपनी हूं, तो भैया आपके लिए अक्टूबर है। अच्छा सर 139(1) का ड्यू डेट है, 139(1) का ड्यू डेट जुलाई और अक्टूबर है, जुलाई 23, अक्टूबर 23। तो ठीक है, अगर मैं करना भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पैसा ले लूंगा तुमसे। देखो, इफ fails to file return of income on or before due date as specified under section 139 subsection 1। फिर से समझ लो, सेक्शन 80 के बाद आपको सीधा 139 ही जाना है, बीच के कोई भी सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। सीधा 80 खत्म किया, डिडक्शन 80 से 82, सीधा जंप करना है 139 में, बीच के सारे सेक्शन गायब है। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, आपको सेक्शन का लिंक भी बना के दे रहा हूँ। तो इफ फेल्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), तब क्या होगा? तब दो चीजें होंगी। तब क्या होगा दोस्त? सर दो चीजें होंगी। क्या क्या? नंबर 1, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ठीक है ना। आपको फाइन देना होगा, फाइन अंडर सेक्शन 234F, 234F, F फॉर फाइन। कितना रुपया? रुपया 5,000, ओके। पर अगर आपकी नेट इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख रुपया है तब आपके लिए फाइन मैक्सिमम 1,000 ही रहेगा, ओके। इस पे इंटरेस्ट कितना? एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, एक महीना एक दिन मतलब 2 महीने का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 234A में, ओके। मैं तो लिखने का टाइम देता ही हूँ। हाँ, क्या नाम? कमलाकर भवानी, मेरे लिखने का टाइम पूरा देता हूँ, मैं तो हटाता ही नहीं हूँ बेटा। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं आपको पूरा का पूरा लिखने का टाइम दूंगा, लिखोगे नहीं तो फायदा क्या है मेरे साथ? सोचिए कैसे, इतना जालिम थोड़ी दिख रहा हूँ, चेहरे से इतना जालिम दिख रहा हूँ क्या कि लिखने का टाइम नहीं दूंगा? ठीक है ना, अभी पहले समझ लो। तो आप नाच रहा है मेरा, मेरा ये जो भव्य से नाच रहे हो, अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल। भावेश मेरे को रास्ते में मिला, रास्ते में जाके बोला कि अच्छी सर जी मैं तो अगले साल सब कुछ है। मैंने कहा भाई ये भावेश अगले साल मतलब? बोला इस साल तो इनकम कमाऊंगा, अगले साल टैक्स दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, पर तू बताएगा तेरी टैक्स इनकम के हिसाब से टैक्स कितना होना चाहिए? क्या होगा दादा, 2-2.5 लाख का टैक्स होगा। मैंने कहा अच्छा, क्या बोल रहा है? बोला हाँ, मेरे से ज्यादा टैक्स दे रहा है। बोला हाँ, ठीक है ना, एक सेकंड नया समझाता हूँ। तो मैंने जैसे भावेश ने कहा तो मैंने भावेश को समझाया, सुन भावेश इधर आ। बोला क्या? एक सेक्शन है 207 टू 218, 207 से 218 में एक सेक्शन है। बोला क्या? कि अगर आप साल के स्टार्ट होते यहीं पे, जैसे ईयर आपका स्टार्ट हो गया ना, इसी जगह
आप एस्टिमेटेड अपना टैक्स इनकम निकाल के एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालो। एस्टिमेटेड, क्योंकि स्टार्टिंग है तो सबको जैसे बजट बनाते हैं ना अपने कॉस्टिंग में, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड एक टैक्स लायबिलिटी निकालो, क्योंकि पुराने कितनी इनकम है कितना प्लस करके आप निकालो। और अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपके 10,000 और 10,000 से ज्यादा हो गई, 10,000 और 10,000 से ज्यादा हो गई, तो यू फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ 207 टू 218। इसे कहते हैं एडवांस टैक्स। अब आप अगले साल का वेट मत करो, अभी से टैक्स देना थोड़ा थोड़ा चालू कर दो। अच्छा, वो कब देना है? अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ। वो देना है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, कब देना है? 15/6, 15/9, 15/12, 15/3। इसको कैसे कहते हैं? 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3। अच्छा, कितना? पहला इंस्टॉलमेंट 15% का, दूसरा क्यूमुलेटिव 45 यानी कि 30% का, तीसरा 75 यानी कि फिर 30% का, बैलेंस 25% यानी कि अगर 1 लाख का एस्टिमेटेड टैक्स आता है तो पहले क्वार्टर में आपको 15,000, दूसरे क्वार्टर में 45,000, 15 दे चुके हो 30,000, तीसरे क्वार्टर में 75 45 दे चुके हो 30,000, बैलेंस पूरा का पूरा आपको दे देना है। ओके, याद हो गया? 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15, 45, 75, 100। 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये देखो, चोर निकल के भाग गया, सेक्शन ये हो गया आपका। अब लड़के ने पूछा सर नहीं दिया तो क्या होगा? अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो मेरे दोस्त आपको इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग जाएगा अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मुझे 100% लिखना चाहिए, मैं बैलेंस लिख दिया, ये मेरी गलती है। 100, दिस इज माय मिस्टेक। वो बैलेंस देना बट अपने को ये लिखना। हाँ 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 हाँ, हो गई बात खत्म। अब बताओ, तो प्रीवियस ईयर से मैंने आपको क्या क्या समझाया, ये समझ आया? मैं प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा था, तो प्रीवियस ईयर से मैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है एडवांस टैक्स का, व्हाट इज एडवांस टैक्स, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स, ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। So what is advance tax? If the estimated generally income of the previous year is taxable in the assessment year, but in some situation, if the estimated tax liability is rupees 10,000 or more than 10,000, the assessor is liable to pay the tax in the current year. That is called advance tax. As per the due date of advance tax is 15/6, 15/9, 15/12, 15/3 इंस्टॉलमेंट है 15, 45, 75, 100। 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, खत्म हो गई बात। अच्छा, नेहा ने पूछा कि सर ये फाइन बेटा, अगर आपने मान लो ड्यू डेट है जुलाई और अक्टूबर, जुलाई और अक्टूबर का ड्यू डेट, आपका जो भी ड्यू डेट है वो आपको पता है, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया तो ऑप्शन तो आपके पास है अभी भी, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, पर जब आप फाइल करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको फाइन देनी पड़ेगी, कितना रुपया? 5,000। फिक्स है 5,000, पहले 10,000 भी होती तो हट गई, अब केवल 5,000। पर अगर आपकी इनकम 5 लाख और 5 लाख से कम है तो ये 5,000 की जगह आपको केवल 1,000 रुपया देना। बोलो नेहा गोयल। सब 1% है बेटा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ सब इंटरेस्ट यहाँ पे 1% वाले 12% का है। एक सेक्शन है 234D, मान लो कि आपने इंटरेस्ट, आपने टैक्स ज्यादा दे दिया और बाद में गवर्नमेंट आपको रिफंड करनी है, तो गवर्नमेंट अगर 3 महीने के भीतर अगर रिफंड नहीं करती तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ रिफंड करती है। और जब इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है 234D में, वहां पे गवर्नमेंट 6% देती है, लेती है हमसे 12% है, देती है हमको 6% है। मैं क्या करूं? बोलो कैसा लगा टैक्सेशन? लग रहा है टफ? ये तो खेला है। देखो क्या क्या सीखे हो अभी। अब थोड़ी देर के कैलकुलेशन में अभी 40 मिनट में से 5 से 8 मिनट हटा दो। 8 मिनट मैंने गाना गा लिया था, 10 मिनट हटा दो, बात कर ली थी। अब आपके पास बचे 30 मिनट। 30 मिनट में मैंने तुमको सारा सेक्शन बता दिया, ये सेक्शन है भाई। तुम जैसे ही कॉपी खोलोगे तुम्हारे सामने वही आएंगे।
और जब वही आएंगे पहला एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, क्लास को सुना, मैं डेली बोलूंगा, सेक्शन अपने आप याद हो गए। अब उसके साथ कई सारे सब सेक्शन चैप्टर के साथ याद हो जाएंगे। आपको प्रीवियस से आपको यही पता चल गया हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने, 139 और 140 की सीरीज पढ़नी है, 234 ए बी सी की सीरीज पढ़नी है, 202 वो पढ़ना ही नहीं हो तो अभी खत्म हो गया। That's all. Previous year assessment here. बोलो मेरा बच्चा बाड़े, अरे भवेश भाई लोग, और अक्षिता कैसी हो, अनीस कैसा है, अनुपम आज तो कुछ आए, सुरजीत भी आए, ओमकार भाई भी आ गया, ओमकार भाई तो बात ही नहीं करता है, अनीस भी आ गया, अक्षिता भी आ गई, घूम फिर के वही लोग, मैंने अभी भी तुम लोग का बैच सुधरा नहीं। पुष्कर भाई आया है, चलो कोई बात नहीं है, भवेश भी आ गया है। ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए। एनीथिंग कोई डाउट हो तो मन में पूछ लेना। कनन, अंजलि, कार्तिक, प्रांजल, अंकित, कुछ भी मन में हो मुझसे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक और बात बता रहा हूं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हो सकता है मैंने कोई डाउट नहीं देखा, क्योंकि डाउट इस स्पीड में चैट बॉक्स चलता है नए बच्चों का, तो पहले बताता हूँ डाउट नहीं हो रहा हो सकता है मैं नहीं देखा हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब आप आराम से क्लास के बाद जब भी आए आप मेरे को भेज दीजिएगा। अब मेरा फोकस, मैंने कहा अब आप जो भी होगा मैं रात के 12 बजे तक आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। समर, पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब समर 1 महीना होता है, 1 महीना 1 दिन मतलब 2 महीना, 1 महीना 3 दिन मतलब 2 महीना, 2 महीना 5 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीना 7 दिन मतलब 4 महीना, 4 महीना 15 दिन मतलब 5 महीना, 5 महीना 20 दिन मतलब 6 महीना। समझे ना? मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है ना? है इंस्टॉलमेंट वाला क्या कराएंगे, पर डे कराएंगे, सब कराएंगे, इंस्टॉलमेंट ही तो पूरा कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे इसका। हाँ मंगलम, ये तो हीरो है। कैन वी प्रोसीड? इस बार मैं धक्का मार के क्लियर कराऊंगा, प्रथम धक्का मार के क्लियर कराऊंगा, याद रखिए। चलो आगे चलते, लिख लिया आपने सबने? आपने सबने लिख लिया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ मोबाइल में थोड़ा गलत से थोड़ा प्रॉब्लम होता है बेटा, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कीपैड उस हिसाब से होते हैं ना, तो वो दो चीज फंक्शन करती है एक साथ। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। कैलकुलेटर रेडी रखना, कैलकुलेटर अपनी क्लास में, कैलकुलेटर बहुत एकदम नहीं साक्षी, कॉन्फिडेंस कहा ना, जो गई जो बात गई, इसलिए तो तुम्हारे स्टार्टिंग में मैंने कौन से लाइन से की, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, गिरे ना, औकात का पता चला ना, पता चला ना हम कहाँ गलत थे, जब हाथ बढ़ते हैं तो अपनों का पता चलता है। आज समझ गए मैंने वो लाइन से क्यों आज की क्लास स्टार्ट की, इसीलिए की। मैं बात बोलूं तो समझना है मैं क्या बोलूं। मैंने कहा एवरी पर्सन, पर्सन, ये पर्सन कौन है सर, अभी बताता हूं। एवरी पर्सन, पढ़े तो सबको ही है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस इसीलिए। 1 2 3 4 5 6 7, यही है हमारे साथ। ये देखो तुम कौन, इंडिविजुअल। अब आप कई लोग बोले इंडिविजुअल, मानसी, ए मानसी, एक बार पिंच करके देखो ना ऐसे जोर से, तुम्हें दर्द होगा, दर्द होगा? बोला एकदम होगा, क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि तुम नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो। कौन हो? नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हें बोला जाता है इंडिविजुअल। ढंग से समझना इस लैंग्वेज को, इंडिविजुअल, नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो इसलिए तुम्हें कहा जाता है इंडिविजुअल। समझा ना संस्कृति एकदम। ठीक है, पर्सन इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
कई ऐसे लोग हैं जो ट्विटर में बहुत खेला खेलते हैं, तो बोलते हैं जब उसकी बात हो रही है क्या नाम है यूसीसी की, तो बोला है हिंदुओं को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हटाओ, जैन सिख। तो बावले लोगों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू में इस हिंदू अनडिवाइडेड पे जैनी सिक्स बुद्ध दे ऑल आर ट्रीटेड, जैनी एंड सिक्स आर आल्सो ट्रीटेड एज हिंदू, दे कैन फॉर्म ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैन और सिख को तो पहले से इसमें परमिशन है कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा, नाम से ही पता चल जाएगा, नाम से देखो, कुछ रटो मत। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हाँ, और ये बॉडी किसकी, केवल मेरी, निशांत की, संस्कृति की, मानसी की, अनीस की, अक्षिता की, हमारी ही बॉडी हो सकती है। केवल इंडिविजुअल इसमें होंगे, 1 2 3 4 मिलके। ये मिलते क्यों हैं? चलो ना, चलो ना, फटाके की दुकान खोलते हैं। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? वो बगल वाले मैदान में फटाके की दुकान। हाँ चलो ना, दिवाली आ रही, फटाके की दुकान खोलते, चलो चलो। सबने पैसे जमा किए, 2 हजार रुपये दे दिए, मिले तो साथ में थे, पर जब फटाके की दुकान लग गई, दादा बैठे, निशान बोलता दादा मैं तो घूम के आऊं, कहाँ, थोड़ा मार्केट टेक के आऊं, मैं समझ गया, हाँ जाओ जाओ बेटा, देखो आराम से देखो, ठीक है, एनएसपी करने जा रहे जाओ, ठीक है। फिर विपिन आया, दादा मैं भी जाऊं, एकदम जाओ। फिर थोड़ी देर में निशान, मैं भी जाऊं जाऊं, सब चले गए, मैं अकेला फटाके बेच रहा हूँ। जब पूरे फटाके साफ हो गए, खाली हो गया, पैसे गिन रहा हूँ, अचानक आया निशान, विपिन, अनुज, दादा कितना कमाई हुआ, बहुत बहुत, 20,000 कमाए। दादा 20,000 डिवाइड में 5, 4-4 हजार। खाया पिया कुछ नहीं, कुछ किया नहीं। when two or more individual joining hand together with a common objective but common action missing होता है। ऑब्जेक्टिव सबका एक होता है, एक प्रोजेक्ट को लेके, प्रोजेक्ट को पूरा करना है, वो एक ऑब्जेक्टिव सबका एक है। इंडिविजुअल मिलते हैं आपस में, पर उनके एक्शन अलग अलग होते हैं। कोई घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, देयर एक्शन इज मिसिंग। द इंटेंसिटी टू अर्न प्रॉफिट इज मिसिंग इन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंटेंसिटी ऑफ प्रॉफिट कमाने की होती है बॉडी बीओआई में नहीं होती, खाली वो मिलते हैं ऑब्जेक्ट से कि हमें ये करना है, पर इंटेंसिटी, एक्शन, ये सब बीओआई में मिसिंग हो जाते हैं। इन सबको करना पड़ता है, अरेस्ट है, इन लोग को सबको अरेस्ट करवा देने का होता है, इसे कहते हैं बीओआई। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बाद कौन आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब देखो इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी कई लोगों को पता नहीं हुआ कहानी क्या है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल तो मैंने लिखा नहीं, ह्यूमन बीइंग तो लिखा नहीं, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग नेचुरल, और यहाँ पर्सन मतलब ये सारे के सारे पर्सन, पर्सन में तो बहुत लोग आ गए, इसे हम कहते हैं एओपी। बट आप जब अकाउंट्स करते हो तो एओपी कभी वर्ड नहीं आता है, अकाउंट्स में केवल वर्ड आता है पार्टनरशिप फर्म। इसे हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पी पार्टनरशिप फर्म एसेस एज सच, पीएफएएस, इसको भी हम नाम दे सकते हैं पार्टनरशिप फर्म एसेस एज एओपी। सर दोनों ही फर्म है, हाँ दोनों ही फर्म, अकाउंट्स में तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैंने, मानसी ने, अनुज ने, समर ने, हम लोगों ने एक फर्म बनाई, पार्टनरशिप अकाउंट के साथ फर्म बनाई, सबका पता है हम लोगों को क्या क्या है। हमने फर्म के नाम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, और ये हमारा अनीस भाई कौन, इनकम टैक्स ऑफिसर, और बेनी जी सब ठीक, हाँ सर सब ठीक। ये क्या है सर, पार्टनरशिप फर्म है, मैं अनुज, मानसी और समर का एक पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा सब ठीक, बोला हाँ। अच्छा चलिए एक बात बताइए, पार्टनरशिप डीड दीजिए। है सर, पार्टनरशिप एक्ट में तो बोला है ना डीड की जरूरी नहीं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड एक्ट, व्हाट आई एम आस्किंग जस्ट गिव मी, अदरवाइज आई विल स्यू। अच्छा सर हमारे पास डीड नहीं है, हमने नहीं बनाई। हाँ नहीं बनाई, ओके, तुम्हारे पास डीड नहीं है तो तुम्हारा नाम हो गया आज से क्या, आज से तुम्हारा नाम हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगर तुमने डिड बनाई तो इनकम टैक्स में तुम्हें बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अगर, क्योंकि टू और मोर, दोनों का डेफिनेशन सुनो, दोनों का डेफिनेशन भी सुनो। टू और मोर पर्सन ज्वाइनिंग हैंड टुगेदर, टू और मोर पर्सन, पर्सन 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 कोई भी हो सकता है। टू और मोर पर्सन ज्वाइनिंग हैंड टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन कॉमन एक्शन एंड रजिस्टर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप फर्म। Two or more person joining hand together with the common objective and common action but not registered by instrument, association of person। अब लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एओपी में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना, यहां केवल इंडिविजुअल है, यहां यहां पर्सन है, पर्सन में कोई भी हो सकता है।
इंटेंसिटी टू अर्न प्रॉफिट इन एओपी इज मच हायर देन बीओआई, क्योंकि वहां पे जो लोग हाथ मिलाते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होता है और एक्शन भी कॉमन होता है। बीओआई में ऑब्जेक्ट एक होता है, एक्शन मिसिंग होता है। आप समझ में है दोनों के बीच का डिफरेंस? ओके सर, दोनों के बीच का डिफरेंस है। इधर में कौन? कंपनी। इधर कौन? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हम लोग इसको शॉर्ट वर्जन में क्या कहते हैं? EAJP। और लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलिटी पंचायत, ये लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये हैं 7 लोग जो इनकम टैक्स में, यानी कि एवरीबॉडी। नहीं, बीआई में कोई डीड नहीं रहता कंडीशन। ये देखो एवरीबॉडी, ये जितने लोग हैं ना, ये लोग सबको टैक्स देंगे। ये लोग किसके ऊपर टैक्स देंगे? जीटीआई पे, एनआई पे। बोला एनआई पे टैक्स देंगे। एनआई का मतलब 5 फिंगर रूल। ये देखो दादा, ये 5 ये क्या है? इनकम अंडर दैट सैलरी, इनकम अंडर द एचपी। देखो पांचों फिंगर को ढंग से देखना। इनकम अंडर दैट सैलरी, इनकम अंडर द एचपी, सबसे बड़ा चैप्टर है। इनकम अंडर दैट बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये कैपिटल गेन। इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन दी। पढ़ना लिखना नहीं आता तो अंगूठा छाप, यानी कि कोई इनकम यहाँ नहीं आती तो यहाँ डाल दो। हो गया मुट्ठी, ये बन गई मुट्ठी। इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। थोड़ी दान दक्षिणा करो, 80C to 80U, जब बच गई नेट इनकम, उसी नेट इनकम पे आपको क्या देना है? टैक्स देना है। किसको? हर कोई को उसी के ऊपर टैक्स देना, और कुछ सोचना ही नहीं है भाई। इंडिविजुअल को भी नेट इनकम पे, एचयूएफ को भी नेट इनकम पे, बीओआई को भी नेट इनकम पे, कंपनी को भी नेट इनकम पे, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर, लोकल अथॉरिटी को, हर को अपनी नेट इनकम पे टैक्स देना है, पर अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स देना है। और जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडिविजुअल ने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के बारे में बात करूंगा। एचयूएफ का सिखाऊंगा तो सेक्शन 6(2) में बात करूंगा, ठीक है ना। पार्टनर से कंपनी का सिखाऊंगा तो सेक्शन 6(3) में बात करूंगा। यहाँ पे सेक्शन 6(2) में भी बात करूंगा, 6(4) में भी बात करूंगा। हो गई बात खत्म। लो भैया, ये सेक्शन आ गए। तो सेक्शन 6, 4, 5, 6 ये सारा का सारा रेसिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन है, सबके अपने अपने अलग है। इंडिविजुअल में ही आएगा ना कार्तिक, वो तो इंडिविजुअल में माना ना अग्रवाल। देखो देखो कैसे सेक्शन चल रहा है। ये देखो सेक्शन भी चालू हो गए। यस सर, चैट बॉक्स देख लेता हूँ। और नलायकों पुष्कर, प्रयाग, सुरजीत, मजा आ रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। केवल लागছে दादा, अरेस्ट कर लेने का है सुरजीत भाई। प्रकाश, आदित्य का है? आदित्य, उसका तो बैकअप पूरा हो गया था, अभी भी घूम रहा है क्या? फिर क्वेश्चन करेगा क्लास में आके। वो मनोज आगे आगे। पवित्रा मेरे भाई, सेक्शन दिखा दूं? लीजिए बेटा, सेक्शन लिख लीजिए, एकदम बिंदास। सेक्शन होकर का कोई टेंशन नहीं है, आराम से सेक्शन लिखिए। बहुत मैसेज आएगा क्लास के बाद, भर के मैसेज। ओह माय गॉड, मैं भी देखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा एकदम धमाचम। लव यू मेरा भाई लोग। चलो तैयार हो? गाना गा के, हम तैयार हैं, हमेशा ऐसे खुश रहा करो गाना गा के, ऐसे। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और जब कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कोई चीज याद हो जाती है, तो नाच लिया करो, खुशी मना लिया करो। खुशी के बाद जो चीजें बैठ जाती है ना दिल में, हमेशा बैठ जाती है। हम याद करके यहाँ से याद हो गया, ठीक है। ये रोया हुआ चेहरा क्यों? ये रोते हुए चेहरा क्यों? क्या तुम्हें देख के, मुझे देख के लग रहा है मैं लास्ट 15-20 दिन से बीमार हूं? नहीं, मैं खुद एक सा। तो जब आप अपनी ड्यूटी पे आ जाओ ना, उस समय खाली हंसा करो, चेयर पे बैठ जाया करो, और प्रोविजन हो जाए तो गाना गाकर हम तैयार हैं बेटा, हम तैयार। आ तू कौन है देखते हैं। हाँ बेटा, 6(2) में बहुत लोग हैं, मैं बता दूंगा तुमको, जब पढ़ाऊंगा ना अर्जुन तब दिखा दूंगा कैसे कैसे चलेंगे। चले स्टार्ट कर।
चलो देखो, तो हमारी गाड़ी यहां से स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों। इस गाड़ी का नाम है इंडिविजुअल, जो अपने को पूरे के पूरे काम में सिलेबस में जिसके बारे में हम बात करेंगे, इंडिविजुअल। अच्छा, किसी बेशरम ने मुझसे पूछ लिया, दादा आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा शर्म नहीं आती है तुमको मेरी उम्र पूछते हुए, नालायक, अरेस्ट कर लो उसको। पर उपाय नहीं, यहाँ तो बताना पड़ेगा ना। वहां तो टड़का दिया उसको, उम्र कितनी है बोल के डरा के भगा दिया, पर भाई साहब बताना तो पड़ेगा ही ना कि उम्र कितनी है, क्योंकि लोग तो पूछेंगे ना, लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे उम्र कितनी है। बताते हैं, चलो बताते हैं। कौन सा कलर लें? ये ब्लू हो गया, ये ले लेते हैं। चलो देखो, अरे नालायक, जिसने भी कहा है ना स्वीट 60, थोड़ा संभल के रहना, याद रखियो। ये देखो, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है ना। अच्छा सर, ये कौन है? ये जो बंदा है ना, इसकी एज जो है ना मेरे दोस्त, इस बंदे की जो एज है ना, लेस देन 60 ईयर्स है। इसकी एज कितनी है? मोर देन इक्वल टू 60 टू लेस देन 80। ये कौन है? मोर देन 80। ये हम पे मैं आता हूँ, ठीक है। अरे तेजस्वी, कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं। बोलते रामबान की क्लासेस एवरीडे, ले ले बेटे एवरीडे, घर आके पढ़ा दूं, ठीक है। आएगा वो दिन भी आएगा जब एवरीडे होगी, डोंट वरी। इसे कहते हैं सीनियर सिटीजन, जो मैं क्रॉस करके आ गया। इसे कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। क्यों इसको सुपर कहते हैं? क्योंकि इसके बाद सीधा ऊपर जाने का टाइम हो गया मेरा, इसलिए मैं बन गया हूं सुपर सीनियर सिटीजन। सीधा सुपर, इसके बाद सीधा ऊपर, कवर में पाँव है इसके। अच्छा, ठीक। इन दोनों के लिए एक ही बात को समझ लेना है, ये दोनों तभी आते हैं जब ये दोनों रेसिडेंट होंगे। अब जब रेसिडेंट होंगे तो कौन से रेसिडेंट? रेसिडेंट कौन से सेक्शन में हम लोग देखेंगे? जब हम 6(1) पढ़ेंगे, 6(6) पढ़ेंगे एंड 6(1)A पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा रेसिडेंट। यानी कि ये दोनों रेसिडेंट है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपके लिए दोनों पॉइंट नहीं है, आपके लिए ये पॉइंट। आ जाओ उज्ज्वल, आ जाओ। एकदम रही रही, एकदम राइट टाइम पे ज्वाइन किया। ये ध्यान रखना, रेसिडेंट रटना मत, कॉमन सेंस लगाना। सुपर, इसके बाद ऊपर, सुपर के बाद ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे सारे लोग, किसी से भी पूछोगे ना, सब इसी एज में आएंगे। मेरे ऐसा अच्छा इंसान नहीं है, मैं तो खुद ही बोल दिया 80 में हूँ, ठीक है। अब ये बोला मैं कैसे टैक्स दूंगा, तब इसको मैंने कहा अगर आपकी नेट इनकम, देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ, नेट इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी नेट इनकम अप टू 2,50,000 तक है, तो मेरे दोस्त आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लैब आ गया, 2.5 से ऊपर है तो 5 लाख है। अच्छा, फिर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, 10 लाख रुपीज तक है। अच्छा, और अगर आपकी इनकम 10 लाख यानी कि स्काई इज द लिमिट, बोला तो अच्छा, मैं इसको मानता हूँ ग्राउंड फ्लोर। ये मेरा हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा हो गया सेकंड फ्लोर, ये मेरा हो गया टेरेस। टेरेस के ऊपर सीधा नो लिमिट। अच्छा, यहां तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील। यहाँ आपको देना है 5% का टैक्स, यहाँ आपको देना है 20% का टैक्स, और यहाँ आपको देना है 30% का टैक्स। डिपार्टमेंट मेरे पास आया, मैंने कहा देखो सर, बुढ़ापा है, 80 की उम्र में जा रहा हूँ, दवाइयों के लिए बहुत खर्चा लगता है, ऐसे आप करोगे तो कैसे होगा? अच्छा ठीक है बयानी जी, आपके लिए कुछ सोचते हैं। हाँ सोचो ना सर, सोचो ना। चलिए आपके लिए सोच के करते हैं, अप टू रुपीज 3 लाख। वाह प्रभु, 50,000 रुपये बढ़ा के राजा बाबू बन रहे हो। बोला जितना दिया उतना ले लो, नहीं तो वो भी छीन लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है रहने दीजिए। 3 से 5 लाख, 5 के ऊपर 10 लाख, एवरीथिंग इज सेम। ध्यान से फॉलो करो, सब कुछ सेम है, खाली 2.5 का 3 हुआ है, ठीक है ना। और 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम कितनी होगी ये देख लो, ठीक। ओके सर, यहाँ पे कितना? नील। 3 लाख तक मैं टैक्स नहीं दूंगा, 5% दूंगा, ठीक है नहीं। यहाँ पे मैं 20% ही दूंगा, और यहाँ पे मैं
30% दूंगा। मैं आ गया कबर में मेरे पाँव है। मैंने कहा मुझे तो बख्शो, अब तो मुझे तो बख्शो। ऐसे भी क्या कमाएगा बुड्ढे, मेरे को बोल रहा डिपार्टमेंट, तू बुड्ढे क्या कमाएगा, अब तू ऊपर जा। थोड़ा सा छोड़, अच्छा ठीक है। मेरे लिए, मेरे को इतना ये लोग बोल रहे हैं, इतने टॉर्चर वाले लोग हैं। अप टू रुपीज, ये सब इनकम टैक्स वाले लोग। अप टू रुपीज 5 लाख तुम्हारे लिए छोड़ दिया, वाह 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 वाह। जा 5 लाख, फिर 5 के ऊपर 10 लाख तक, और इसके बाद 10 लाख के ऊपर मेरी इनकम, वाह। तो 5 लाख तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, इसके ऊपर सीधा 20% देना और इसके ऊपर 30% देना। ठीक है ना। कई लोग बोलेंगे सर यही है समझ, यही है। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम। न्यू स्कीम क्या कहती है, न्यू स्कीम हम कहते हैं 115 भागो आओ चले बीएससी, 115 बीएससी। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं स्टार्टिंग में बीएससी पढ़ा देंगे, हम लोग को पता ही नहीं ओल्ड स्कीम, ओल्ड स्कीम पढ़ा दिए, नई स्कीम पढ़ाने। अरे बावलो, उस बीएससी को पढ़ने के लिए पूरा टैक्स आना चाहिए, क्योंकि उस बीएससी में हर एक चैप्टर का इंपैक्ट है। इसलिए उस बीएससी के ऊपर नजर मत दौड़ाना, क्योंकि अगर गलती से मैंने तुम्हें सिखा भी दिया तो तुमको धोखा दे दूंगा। ये धोखा देने की चीज नहीं है। ये उस दिन हो सकता है जिस दिन तुम्हें पूरा टैक्स आएगा, क्योंकि हर चैप्टर में आपको आना चाहिए, तब आपको बीएससी आएगा। तो अपने आप धोखे में मत रहो, ठीक है सर। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो इसे मैं नाम देता हूं, मैं इसको नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे स्टेप नंबर 1। ओके सर, स्टेप 1। ओके, कोई बात नहीं दीपांशु, कोई बात नहीं। अच्छा स्टेप 1, चलिए स्टार्ट। आ जाइए, कॉपी उठाइए, FAQ 1 को बनाइए। ये कौन है, ये हमारे मिस्टर एक्स हैं, जिनकी उम्र 45 ईयर्स की है और उनकी नेट इनकम 45,20,000 की है। जल्दी से टैक्स निकालिए। तो दीक्षा, मेरे साथ नोट्स लिखो, मेरे साथ साथ। टाइम लगे बोल दो कि भैया रुक जाइए, कोई इशू नहीं है बेटा, पर मेरे साथ साथ लिखोगी ना तो आपको चीजों को पकड़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। एकदम आराम से, तुम बोलोगे रुक जाइए मैं रुक जाऊंगा, तुम बोलोगे कर, कोई भी बोलेगा तो आराम से लिखो ना, कोई टेंशन नहीं लेके करने का है। साथ में करो, साथ में करोगी तो चीजें ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम जो है ना, वो माने मल्टीपल टाइम्स फोल्ड बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, सुन रहे होते हैं फिर लिख रहे होते हैं, नहीं, आप सुनो, साथ में लिखो, साथ में प्रॉब्लम बनाओ, आपका प्रोडक्टिव टाइम, आप क्लास खत्म होते हैं सब कुछ याद हो जाएगा। मेरे बच्चों के संग ये एकदम श्योर एंड सर्टेन चीज है कि सब कुछ याद हो जाएगा। लीजिए बेटा, थोड़ा ऊपर कर दिया। यस मानसी, यस, यस गलेश्वर, यस मिदुल, चलो। लक्ष्मण, नहीं 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 दिव्या, ये सेल्स उसकी बात नहीं। यस दीपांशु, मैं अभी आज इस लेक्चर को अपलोड करूंगा, डोंट वरी। देखो, देखिए, देखो 45,20,000 क्या है नेट इनकम, इसको समझना है। सिंपल सी बात है यार। अप टू 2,50,000 क्या है, निल है। चलो 250 हमने कर दिया निल, प्लस 250 से लेके 5 लाख तक कितना है, 5%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, 2.5। 2.5 के ऊपर 5% कितना होता है, 12,500। ग्राउंड फ्लोर से निकल गए, फर्स्ट फ्लोर से भी निकल गए, अच्छा दोनों निकल गए, आप सेकंड फ्लोर में पहुंच गए। 5 to 10 लाख क्या डिफरेंस है, 5 लाख। स्लैब है ना, 5 to 10 लाख कितना, 5 के ऊपर 20%, 1 लाख रुपए प्लस। अब इसका टेरिस पे पहुंच गए, स्काई इज द लिमिट। तो अपनी इनकम कितनी है, 45,20,000। 45,20,000 से माइनस कर दो 10 लाख, क्योंकि 10 लाख तो हम निकाल चुके हैं। कितना बचा, 35,20, उसके ऊपर 30% कितना हुआ, 10,56,000 आ गया ना। 10,56,000, 10,56,000 प्लस 1,12,500 कितना हुआ, 11,68,500। अभी आप बस यहीं पे करोगे और कुछ नहीं करोगे, 11,68,500 और कुछ नहीं करोगे, बस रुक जाओ, अभी यहीं पे रुक जाना है। अभी और कुछ नहीं सोचना है, यहीं पे रुक जाना है,
बोला ओके सर, रुक गए। एकदम दिल खोल के रुक जाओ और कुछ मत करना, बुद्धि मत लगाना अपनी, मुझे एक एक करके जाने दो। सचिन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड स्टेप, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, व्हेन द टॉपिक विल कंप्लीट अपने मन से कुछ बनाओ। यहीं पे स्टॉप कर दिया, बोला कर दिया सर, हाँ एकदम स्टॉप कर दिया। फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक, ये आ गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या है सर? अरे कुछ नहीं रे बाबा, ये हम बच्चा लोग का चीज है। बोला कौन? अगर आप कौन हो? रेसिडेंट हो। अच्छा, और वो रेसिडेंट कौन? इंडिविजुअल हो। जितने लोग क्लास में बैठे सब रेसिडेंट इंडिविजुअल ही, और हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। रेसिडेंट याद रखना, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। और आपकी नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब 5 हेड्स क्लबिंग सेटअप, 5 हेड फिर क्लबिंग सेटअप किया, ग्रॉस आया, ग्रॉस से 80 से 20 लिया, नेट इनकम आई, नेट इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख अगर होगी, बोला यस सर, तब आपको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नीचे प्लस, तब आपको रिबेट मिलेगा। तब बंदा क्वेश्चन पूछेगा क्वांटम कितना है सर रिबेट का? क्वांटम रिबेट का होगा ए कितना? ₹12,500, ये मैक्सिमम है। और बी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, आपकी टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आपका रिबेट होगा। पर याद रखना, अब कई एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि रिबेट कहां से मिलता है। तो पहले से मैं इसको लिख देता हूं, अवेलेबल फ्रॉम ऑल इनकम। ऑल इनकम से हमको रिबेट मिलता है। ऐसा नहीं कि रिबेट किसी के लिए विन, कई लोगों को विनिंग से नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, नहीं। अवेलेबल फ्रॉम ऑल इनकम एक्सेप्ट एक इनकम जिसके बारे में हम सेकंड या थर्ड क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 112A, 112A। नक्चड़ा भाई, ये नक्चड़ा भाई है, गंदा सा भाई है, बड़ा भाई है। ये कौन है? ये 112 मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जहां से रिबेट नहीं मिलता है। बाकी ए गोयल, अभी पार्ट 2 चल रहा है आर्यन, पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है ना? बाकी सबसे मिलता है। कहां कहां से क्या क्या तुम बोल रहे हो नेहा गोयल? ऐसा कुछ नहीं है, कैजुअल का मतलब विनिंग, सबसे रिबेट मिलता है, केवल 112A से रिबेट नहीं मिलता बेटा, बाकी हर इनकम से रिबेट मिलेगा। ओके सर, स्टेप 2 आ गया। हाँ, अब तुमको क्या करना है? बस याद रखना इन दोनों में से लोअर। कैसे करना है देखो, FAQ आ जाओ, FAQ 2 ये कौन है? ये मिस्टर बी हैं। अच्छा, उम्र कितनी है? केवल नहीं 40 साल की है। इनकी नेट इनकम कितनी है? सर मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ दोस्त, पता लगाओ। नेट इनकम कितनी है? 3 लाख। नेट इनकम कितनी है? 4 लाख। नेट इनकम कितनी है? 5 लाख। नेट इनकम कितनी है? 8 लाख। अच्छा, हाँ, चलो ए, इस पे बी, ये सी, ये डी, जल्दी से आ जाओ। विनिंग से मिलता है बेटा, विनिंग से मिलता है बेटा, विनिंग से मिलता है, विनिंग से रिबेट विबेट सब मिलता है। ठीक है जायसवाल रवि, जल्दी से आप आंख बंद करके टैक्स लाइबिलिटी निकाल लीजिए, देखिए कितना मजा आएगा टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त। 3 लाख अप टू 250 नील बैलेंस 50,000, 50,000 में 5%, 2,500। 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 250, 150 पे 150, 150, 150, 150, 150 पे 5%, 7,500। 5 लाख, 5 लाख, 12,500। इधर 8 लाख, 3 दूनी 60, 60, 72,500। अच्छा सर 72,500। अब लेस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? रिबेट, 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 रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना रुपया पहले मिलेगा? यस, यहाँ पे मिलेगा, एकदम मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। चलिए, टैक्स एबिलिटी कितनी है? 2 लाख 2,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, 2,500, 7,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, 7,500, 12,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, 12,500।
यहाँ पे हो गया नील। तो आपका टैक्सेबिलिटी कितना निकला, यहाँ पे नील निकला, यहाँ पे भी नील निकला, यहाँ पे भी नील निकला, यहाँ पे 72,500। एक बात तो क्लियर हो गई ना, 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगा ड्यू टू द रिबेट का कॉन्सेप्ट। ड्यू टू द रिबेट। पर यहीं पे अगर एक 112A होता तो टारगेट हो सकता, ट्विस्ट हो जाता। अच्छा, वो भी सिखाऊंगा जब मैं पांचों हेड सिखाऊंगा, तो वो भी सिखाऊंगा 112A का इम्पैक्ट दिखाऊंगा डिबेट के ऊपर। अच्छा, ये स्टेप 2 था क्या सर? हाँ बेटा, ये स्टेप 2 है। कौन सा स्टेप? स्टेप 2। यहीं पे इसको छोड़ दो, यहीं पे इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पेज में चले जाओ। अच्छा, 1.25 घंटा गुजर गया है बेटा, 1.25 घंटा गुजर गए। अच्छा, हाँ, अब क्या है? स्टेप नंबर 3 में हम आ गए। स्टेप नंबर 3 क्या है? सर के ऊपर चार्ज लगा दो, अरे दादा सर के ऊपर चार्ज लगा दो, चार्ज लगा दो, चार्ज लगा दो। कैसा चार्ज, कैसा चार्ज, कैसा चार्ज? एकदम बच्चा लोगों का है। अभी तो इंडिविजुअल की बात चल रही है। पानी है पानी। पहले पता लगाओ, पहले पता लगाओ कि तुम्हारी इनकम कितनी है। पहले पता लगाओ तुम्हारी इनकम, नेट इनकम कितनी है। सर मेरी नेट इनकम ना 50 लाख के ऊपर है। अच्छा, कितनी? अरे 50 लाख है, लेस देन इक्वल टू सर 1 CR है। ओ माय गॉड, 1 CR के ऊपर है, लेस देन इक्वल टू 2 CR है। अच्छा, 2 CR के ऊपर है, लेस देन इक्वल टू 5 CR है। अच्छा सर, मेरी इनकम 5 CR के ऊपर है। बल्ले 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 बल्ले। सर दलवानी सर, क्वेश्चन नंबर सर, एक क्वेश्चन है, इट इज मोर देन और इक्वल टू, तो 5 लाख तो केस सी में कैसे होगा ना? मोर देन इक्वल टू नहीं है बेटा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ तो 5 लाख है ना, 5 लाख रुपए तक तो रिबेट मिलेगा ना। एकदम एकदम सब कुछ तेजस्वी, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम में सब सारी चीजें सेम है, केवल टैक्स स्लैब को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेम है, डोंट वरी। ठीक है नैन्सी, अप टू 5 लाख तो रिबेट मिलेगा ही ना बेटा। अच्छा, ओहो, ये नेट इनकम का क्या कहानी लेके आ गए सर? ये नेट इनकम इतनी, 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 इतनी। अच्छा, अगर नेट इनकम आपकी 5 लाख 50 लाख के ऊपर है, 50 लाख के ऊपर है, एनआई के बाद ही रिबेट, सब कुछ बाद में। 50 लाख के ऊपर आपको रिबेट टैक्स सरचार्ज का रेट होगा 10%, फिर आपका सरचार्ज का रेट होगा 15%, फिर आपका सरचार्ज का रेट होगा 25%, फिर आपका सरचार्ज का रेट होगा 37%। मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स कर रहा हूँ। क्यों स्टार मार्क्स कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ इनकम के ऊपर इसका एक सेग्रीगेशन होगा। तो बाद में बताओ, स्टार मार्क्स नहीं तो बोलोगे सर आपने तो पहले नहीं बोला था। अरे भैया पहले लिख दिया था ना स्टार मार्क्स, कंडीशन अप्लाइड। कोई भी प्रोडक्ट में आता है ना, अप टू 50% स्टार मार्क्स, कंडीशन अप्लाइड, वैसे मैंने लिख दिया 25 37 स्टार मार्क्स। अच्छा, आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो, ऑप्शन नहीं, नो ऑप्शन एट ऑल। हो गई बात खत्म। 25 10 15 25 37। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। चलिए, FAQ नंबर 3, ध्यान से एवरीबडी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बस इस FAQ को ठीक से समझ लेना। आपकी आधी चिंता तो आज ही पहले लेक्चर में खत्म हो जाएगी। बोला क्या बात करते, एकदम लिख के रख लो। तेरे मुंह में घुस सकता है, तेरे मुंह में लड्डू, तेरे मुंह में देसी घी, उज्जवल भाई। FAQ, ये मिस्टर P है, उम्र नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं, उम्र ना लिखे रहे, कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें उम्र ना लिखे, घबराना मत। उम्र नहीं लिखे यानी कि लेसन 60, जब तक रेसिडेंट सीनियर और सुपर ना लिया हमेशा वो लेसन 60 का बंदा है। अच्छा सर समझ गए। और उसकी NI जो है ना 51 लाख। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, कितना? 51। ढंग से समझ लेना, बस हाथ छोड़ के बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना। आपकी पूरी कठिनाइयां, पूरा कॉन्सेप्ट जो आपने कई टाइम बर्बाद की होगी, वो सब यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, 51 लाख। अच्छा ये क्या है सर, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसका टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने जाऊं तो अप टू 250 नील, यस। मोर देन 250 टू 5 लाख 5% यानी कि 12,500, बोले यस। मोर देन 5 लाख टू 10 लाख, तो इसका मतलब 10 लाख तक 1 लाख रुपीस, बोले यस।
अब आपका बैलेंस कितना बच गया? 51 से 10 गया तो 41। 41 के ऊपर 30% कितना हो गया? 12,30,000। बोले यस सर, 12,30,000 के करीब आपका टैक्स आया। तो आपका 12,30,000 प्लस 1,12,500 कितना आया? 13,42,500। स्टॉप यू राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ये एक क्वेश्चन है जहां मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरे साथ मतलब को पहले देख लो, ठीक है बच्चा? स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट एंजॉय द, इसे फेस्टिवल की तरह एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला है। कई चीज हो ना जो आप सीखते हो समझते नहीं एग्जैक्टली क्या, अभी मजा आएगा। देखो अब इनकम तो कितनी हो गई? स्टॉप राइटिंग है 51 लाख। 51 लाख यानी कि मोर देन, आप इस स्लैब में फंस गए। आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है, तो आप फंस गए सरचार्ज में। आप बोला हाँ सर देना तो पड़ेगा। सर चार्ज, सर के ऊपर चार्ज लगा दो, सर चार्ज बाद में कॉपी कर लेना। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, जैसे हमने किया 13,40,000 के ऊपर 10% लग गया 134,250। 134,250, 134,250 कितना हो गया? 14,76,750। आपने कभी समझा कितना बड़ा अन्याय है आपके ऊपर? गोयल, नेहा गोयल, स्टॉप बेटा, स्टॉप। ये वर्ड बोलना मार्जिनल रिलीफ इज अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि सबको पता होता है रिलीफ क्या होता है। ये वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, द वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, what is the background of this word is important, and that's why you are here to learn. Once you know the background, you can solve anything, you can kill anything. यही चक्कर है। तो अब ये सरचार्ज तो लग गया। आप सोचो इसके ऊपर कितना बड़ा महामारी हो गया, कितनी बड़ी माने कितना बड़ा अत्याचार है इस बंदे के ऊपर। बोले क्या अत्याचार हुआ सर, कमा रहे? नहीं, ध्यान से देखो। अगर यही बंदा, इसी बंदे को मैं बोलता कि अच्छा बंदा बता, अगर तुम्हारी नेट इनकम 50 लाख तक होती तो तुम कितना टैक्स देते? तो बंदा कहता सर 50 लाख की इनकम होती तो मैं टैक्स देता 40 लाख पे 30%, 13,500। यस, 13,500 देते तुम? बोले यस सर, 13,500 देते। और अभी तुम्हारी इनकम 51 हो गई तो 1 लाख एक्स्ट्रा हुई। बोला 1 लाख पे कौन सा स्लैब लग रहा है? 30%, क्योंकि हाई लेवल पे हो। अगर 51 है तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो घूम फिर के आंसर तो वही आया सर, 13,42,500। कौन सा मान कम कर दिया आपने? यही तो है 13,42,000। अरे मैंने सेग्रीगेशन क्या की, अगर 50 कमाता तो कितना देता? 51 कमाया तो तुमको एक्स्ट्रा 30,000 रुपया। 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया तुमने तो 30,000 टैक्स भी तो सरकार को दिया ना, कौन सा मान कम कर लिया तुमने? तो अब ध्यान से सोचो, आपने एक्स्ट्रा कमाया कितना? 1 लाख कमाया, 1 लाख एक्स्ट्रा। बोला हाँ सर, और उसमें से 30,000 तो तुम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो सरकार को। ये देखो सरकार को तुमने टैक्स दे दिया। अपने घर में कितना बचा एक्स्ट्रा कमा के भी? 70,000। इनफ्लो कितना हुआ? 70। अपने घर में दिख रहा है लोगों को कि मैं 51 कमाया, 50 तक मुझे सरचार्ज नहीं। 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मैंने 30,000 का टैक्स भी तो सरकार को दिया ना। बोला हाँ। यानी कि ढंग से सोच के देखो, एक इंडिविजुअल के हिसाब से, अपने टैक्स लेवल के हिसाब से सोच के देखो कि 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के बदले मेरे को क्या आया? 70 ही तो आया, क्योंकि 30 तो मैंने सरकार को टैक्स दे दिया। बोले यस। अब सरकार मेरे घर में बचा एक्स्ट्रा कमाने के बाद टैक्स देने का 70, सरकार मांग रही 134। ये तो अन्याय है ना सरकार। मेरे घर में 70 बच रहा, तुम सरचार्ज मांग रहे हो 134। इससे बेशर्मी की हद होती है यार। सरकार ने कहा बात तो सही बोल रहे, तुमने एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया उसके ऊपर 30%, ठीक है तुमने तो आके इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, नहीं चलेगा। तो सरकार ने कहा हमने तुमसे कितना सरचार्ज मांगा? 134,250, और तुम्हारे पास बचा कितना है? 70। तो तुमको 64,250 जो एक्स्ट्रा मैंने तुमसे मांगा है उसको हम रिलीफ बोल के दे देते हैं। ये हो गया रिलीफ। क्या बोला? इसको कहते हैं रिलीफ। गोयल जी ये है रिलीफ, ये है बैकग्राउंड, ये है बैकग्राउंड। जो मार्जिनली आप कमा रहे हो उस कमाने के चक्कर में आप सरकार को पहले भी टैक्स दे रहे हो, तो सरकार कहते ठीक है जो जितना आपके घर में बचा 70 बचा उससे ज्यादा हम आपसे नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेंगे। इसलिए जब भी सरचार्ज आता है तो पॉइंट नंबर ए, ये जो टैक्स सेविटी से पॉइंट नंबर ए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट नंबर ए, यानी कि टैक्स। अब जब भी सरचार्ज आए तभी ये जो लायबिलिटी निकली वो ए है। तो आपको कितना देना रिलीफ? आप सोच के देखो, 14,76,750 आपका आया। सरकार बोला ये आप रिलीफ ले लो 250 का, -64,250 का रिलीफ लेके सरकार को अपने को कितना देना है? 14,12,500। ये तो बैकग्राउंड है, ये तो बैकग्राउंड है। पर हम एग्जाम में तो ये सब नहीं बताएंगे ना, बैकग्राउंड इतना इनफ्लो इतना आउटफ्लो। एग्जाम में क्या करेंगे? सीधा टैक्स सेविटी ए,
यहीं पे खड़ा कर लो बी, बी खड़ा किया, इसका नाम क्या है, मार्जिनल रिलीफ। क्या नाम है, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। कितना, टैक्स ऑन, ध्यान से देखना, टैक्स ऑन 50 लाख, कोई 50 लाख तक तो कोई था ही नहीं, ये रहा टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस प्लस आपकी जो भी इनकम है, कितनी इनकम है आपकी 51 लाख माइनस 50 लाख, तो आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख। 50 लाख पे टैक्स कितना आया 13,12,500 प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 लाख रुपया, तो आपका कितना आया 14,12,500। ए और बी इन दोनों में कौन सा लोअर है, बोला सर लोअर तो 14,12,500 है, ये देखो 14,12,500, रिलीफ कितने एडजस्ट हो गए, ये है, ये है रिलीफ, इसे कहते हैं रिलीफ। कितना सिंपल है, 50 की इनकम 50 के ऊपर सर्च आ जाता है, 50 प्लस आपकी जो भी नेट इनकम है, नेट इनकम माइनस जो भी माइनस 50 पे, तो 1 लाख का डिफरेंस, 50 पे टैक्स सेविटी 1412, ये देखो 1412, सब कुछ करने का है तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स ऑल। ये है बैकग्राउंड। क्यों रिलीफ आया, वो इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए, कि आप अगर मार्जिन कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उससे ज्यादा हम सरचार्ज आपसे मांग रहे हैं, हम आपको रिलीफ दे देंगे। आगे बात समझ में, क्लियर। नहीं बेटा गुप्ता, ये मार्जिनल रिलीफ ही है, 64 to 25 is a marginal relief। ठीक है, ये रिलीफ है, तो वो उतना नहीं कर सकोगे ना, तो ये फॉर्मूला में बता देना, कोई भी प्रॉब्लम आए, क्यों टैक्स ऑन 50 लाख क्यों किया, देखो मैंने पहले 50 पे किया, एक्स्ट्रा मैंने 1 लाख कमाया, तो 50 लाख पे टैक्स और एक्स्ट्रा कमाए, अपने आप निकल के आ गए इतना, मेरे घर में तो इतना है, इससे ज्यादा मैं क्यों देने जाऊं। जिस दिन जिस दिन ए ज्यादा होगा और बी कम होगा, इसका मतलब नो रिलीफ। अभी तो ए और बी लोअर, इससे बी दिया ना, जिस दिन बी हायर हो गया, यानी इसका मतलब और रिलीफ नहीं मिलेगा, तुम्हारा आउट इनफ्लो बहुत ज्यादा हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी अर्जु, डोंट वरी, अभी तो एक पहला क्वेश्चन कराया, ऐसा 10 क्वेश्चन करा के भेजूंगा तुमको, अभी 2 दिन में मैं तुमको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, हर ट्रीटमेंट सिखा दूंगा, कि जो चीज माइनर माइनर चीजों में आप जो टाइम वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करने की चीज ही नहीं है। इनकम टैक्स में टाइम वेस्ट करने की चीज नहीं है, बस इंजॉय करो। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज को करो, टेक्निकली स्ट्रांग बन जाओ। हाँ, जितना कमाए उतना चला जाए। His income is 98 लाख, तो इसमें तो रिलीफ का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 6:30 हो गए हैं एकदम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और क्लास के बाद ये सेशन को आज मैं पहला 2 लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और उसके बाद आपको शेयर करूंगा। आपको जो भी अच्छा लगा हो प्लीज यूट्यूब पे अपने टीम को शेयर करूंगा, अपने 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 विचार यूट्यूब पे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप जो अपने विचारों को जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा वो होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझसे कोई भी कमी हो, मुझसे कभी भी कोई कमी हो तो आप करिएगा, ठीक है ना। आज जीएसटी को टच मत करिएगा, मैं जीएसटी का पूरा परफॉर्मा बना के दूंगा। आज क्लास के कारण था, अगली क्लास में हम लोग लंबा चलेंगे, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, लव यू, ध्यान रखना अपना, सब कोई अपना अपना ध्यान रखिएगा।